जी पार्ट 2 शुरू करा लिया फिर भी भाईजान ने। अच्छा जी, इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, कुछ निकल आएगा तो इंशाल्लाह कर लेंगे, बचते नहीं। एमसीक्यूज कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाएं आप एक रूरल के ऊपर। मैंने कल वाली असेसमेंट में इसको फिलहाल तो नहीं सोचा डालने का, लेकिन अब दिल में ऐसे आ रही है कि इंट्रो की पढ़ी हुई चीज तो पढ़ाए बगैर टेस्ट करनी चाहिए। मैं तो फिर पढ़ा के टेस्ट करना चाह रहा हूं। ये एकदम अभी कोई 5 सेकंड पहले मेरे दिल में ये बात आई है अभी अभी कि एक सवाल तो एक्रूअल का भी होगा इंशाअल्लाह। आई हैव टोल्ड यू गाइज, तो उनको पढ़ा रहा हूं आज, उन्हीं के लिए कल से शुरू करवाया हुआ है। अच्छा सुनो सुनो, अगर एक्सपेंस पढ़ाऊंगा तो इनकम तो इन्हें टेस्ट करूंगा, कर भी सकता हूं। अच्छा बच्चों चलो वापस आओ। हाँ भाई जरा जल्दी से भाई ये कर लें, अब आसान सा काम है। जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी उनको मैं पढ़ा लूँ ये, ताकि कल मैं टेस्ट कर सकूँ। यस 3-4 नंबर तो यहाँ से तैयार हो गए। नहीं छोटा सा क्वेश्चन डालूंगा, एडजस्टमेंट किस में डालें। मैं कोई एनपीओ का सवाल, कैश फ्लो का सवाल या करेक्शन ऑफ एरर का सवाल तो अभी करा नहीं सकता आप, तो बस एक सवाल अलग से छोटा सा बना देंगे। ऐसे आपको लगेगा जैसे कोई एमसीक्यू है आपकी इंट्रो का जी, 3-4 नंबर का। अच्छा जी, कहाँ थे हम? यहाँ थे हम कि एक जुमला लिखा था, वो उधर लिखा था मेरे ख्याल से, कि एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करते हैं? जब वो इनकर हो जाए। इनकर होने का मतलब क्या है? अगर गुड्स हैं तो वो रिसीव हो गई, और सर्विसेज हैं तो कंज्यूम कर ली हमने, ठीक है। गुड्स रिसीव करके भी यूज कर दी तो एक्सपेंस होता है। वैसे बाय द वे जो ना यूज हो वो तो स्टॉक बनता है, लेकिन चलें छोड़ें, हम बात सिर्फ सर्विसेज की कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे? जब हम सर्विसेज को यूज अप कर लें, कंज्यूम कर लें, खर्चा कर दें और उसकी सर्विस भी कंज्यूम कर लें। अड़ंगी देनी है मुझे, ठीक है। खर्चा कर लें, पैसे पे किए, कॉस्ट इनकर की, और वो उससे आने वाला फायदा कंज्यूम हो चुका, तो वो क्या है? एक्सपेंस। जैसे बिजली जला चुके, अब उसकी पेमेंट की, तो ये क्या है? एक्सपेंस। नहीं की तो पेएबल, इनकर होगा। एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है, कॉस्ट इनकर की, ठीक है, तो उसका फायदा भी ले चुके, नहीं भी की फायदा ले चुके, एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है। जबकि एसिड क्या था? है तो ये भी कॉस्ट, पे कर दी या नहीं भी पे की, जिस दिन आ जाए वो एक्सपेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अभी फायदा हमने उठाना है। एसिड को अभी कंज्यूम हमने आहिस्ता आहिस्ता करना है बिजनेस में यूज करके, ठीक है, ठीक है, ओके। आंखों से आंखें चार ना हो जब तक हैं। अच्छा जी, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है जब सर्विस को यूज अप कर लें। छोटी सी एग्जांपल बनाई थी हमने, किधर गया वो भी वहीं किया था। ओहो चलो, वो भी हमने वहीं पे किया था, और ज़बानी काम चला था। काश कि मुझे मिल जाए, मैं ढूंढता हूँ। लास्ट टाइम वाला मिल गया तो काम हो जाएगा, वरना ज़बानी ना मुझे ज़रा मज़ा नहीं आ रहा। चुप करो, बोलने का कहा आप लोगों को? करें जी, ऑन ही है, सॉरी जी। अच्छा आपको नजर तो नहीं ना आ रहा था? जी बच्चों, ये हमने पढ़ा था, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड, यानी गुड्स हैं तो रिसीव हो गई, सर्विस हैं तो यूज अप हो गई, नो मैटर कैश इज पेड और नॉट। फिर मैंने ये अगला साल 23-24 कर लिया था, ये पिछली अटेम्प्ट का है शायद, इसलिए पिछला साल था। हम खड़े हैं इधर, ये करंट ईयर है। इस साल के अंदर कैश पे हो गया, लेकिन सर्विस यूज अप नहीं की, तो क्लोजिंग डेट पे क्या है? प्रीपेड। और बल्कि उलट बोल गया, पहले आसान वाला बोले। हमने सर्विस यूज अप कर ली, कैश पे नहीं किया, तो क्लोजिंग डेट पे खड़े होकर ये क्लोजिंग में पेएबल है। सर्विसेज आर यूज्ड अप इन 22 बट कैश विल बी पेड इन 23, तो 22 के एंड में ये क्या है? क्लोजिंग पेएबल। फिर यही ओपनिंग के ऊपर अप्लाई कर दो। सर्विस पिछले साल में यूज अप हुई थी, लेकिन कैश इस साल पे होगा तो ओपनिंग पेएबल।
फिर कैश पे हुआ इस साल में लेकिन सर्विस यूज करेंगे अगले साल में, क्लोजिंग प्रीपेड। फिर कैश पे हुआ था पिछले साल में, सर्विस यूज अप होनी है इस साल में, तो ओपनिंग प्रीपेड। फिर मैंने आपके साथ ये लेजर बनवाया था, एक्सपेंस का लेजर, ओपनिंग प्रीपेड, ओपनिंग पेबल, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग पेबल लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन टू पे कैश इन फ्यूचर है। इसके बारे में हमने कहा था कि ये करंट एसेट्स में नजर आता है नॉर्मली। बहरहाल ओके 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 ओके, बस इसको करंट, नॉन करंट भी आ सकता है, इसलिए इसको ये नहीं लिखते, कल मैंने लिखा था छोड़ो, पहले सिंपल बात कर दी ना परसों, कल परसों। अब ये है ना कि अगर हो सकता है कोई ऐसी लायबिलिटी हो, ऐसा पेबल हो जो एक साल के अंदर अंदर ना पे हो रहा हो, अभी हमने बोरिंग कॉस्ट में ये सब काम तो देखना ही है, तो करंट नॉन करंट अलग करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैं इसके साथ करंट एसेट नहीं लिख रहा, करंट लायबिलिटी नहीं लिख रहा, ये दोनों को लायबिलिटी और एसेट ही रहने दो, ठीक है। करंट भी हो सकता है, नॉर्मली एक्रूवल्स करंट होते हैं, नॉर्मली खामोशी केस में एक्रूवल्स, चाहे वो पेबल हो चाहे प्रीपेड हो, नॉर्मली वो करंट ही होता है, ठीक है। तो लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन फिर जब कभी एक्सेप्शनल केस आ जाए तो ये ना कहना कि स्टिक कर उसके ऊपर जम जाओ, नहीं 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 नहीं, वो तो करंट ही होता है। अगर आपने अगले 3 साल का किराया आज प्रीपे कर दिया है, तो आज खड़े होकर ईयर एंड पे 3 साल का अभी भी प्रीपेड है, तो अगले 1 साल का जो प्रीपेड है वो करंट होना चाहिए और उसके बाद वाला नॉन करंट। ऐसा भी सिचुएशन आएगा सवालों के अंदर, ठीक है, लेकिन वो जाके आएगा एनपीओ के टॉपिक में एक सवाल है। अच्छा जी, मैंने कहा बता दूं। फिर मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए थे, ये तो मैंने अभी भी लिखवाए हैं। वी विल राइट ओपनिंग वाइल रिकॉर्डिंग, वी विल रिकॉर्ड कैश वाइल रिकॉर्डिंग कैश, इग्नोर द पीरियड कवर्ड बाय पेमेंट, इफ पेमेंट इज मेड इन आर पीरियड रिकॉर्ड इट अंधाधुंध। वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस, फॉर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग बैलेंस वी विल टेक द लास्ट पेमेंट एंड चेक द रेंज ऑफ दिस पेमेंट टू कैलकुलेट पेएबल, और इससे ज़्यादा बेहतर रखा लिखा था शायद। जी, तो स्टेप्स ये थे हमारे कि वी विल राइट ओपनिंग, वी विल रिकॉर्ड कैश, वाइल रिकॉर्डिंग कैश वी विल इग्नोर द पेमेंट पीरियड covered, if cash is paid in our period we will record it, and we will calculate closing. While calculating closing we will take the last payment and check its range. If it falls short of our year end there will be closing payable, while if it passes our year end then it will be closing prepaid, और balancing figure will be expense figure which will be taken to profit and loss, ठीक है। उसकी बुनियाद पे मैंने आपको ये पहला सवाल भी करवाया था, इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बनवाए थे, ठीक है। अब बाकी के सारे सवाल हम करने जा रहे हैं, ओके, और बोर्ड पे ही करते हैं। पेज नंबर है जी 104, घर पे होमवर्क किया हो तो पता हो ना। हाँ। किसने पूछा पेज नंबर? ये सही है, तो पहले ये क्यों नहीं? ओके जी बच्चों, भाईजान, मेहरबान, कदरदान, यहां से बात शुरू हो तो नजर आएगा। चलो ये एंड में यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब सवाल तो पढ़ लो पहले, करना क्या है, मुंह चुप के टुर पे हो। प्रिपेयर रेंट एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 21। हालांकि मैं चाहता ना तो कल ये एक्सपेंस खत्म और आज इनकम भी खत्म हो जाता, बल्कि कल इनकम भी करा देता, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है, सुकून से एक्सपेंस आज पक्का करेंगे, इसलिए मैंने इंपेयरमेंट साथ चलाई थोड़ी सी, ठीक है। आज एक्सपेंस को हजम करोगे, इंशाल्लाह कल असेसमेंट में भी इससे गुजरोगे, उसके बाद कल मैं इनकम करवाऊंगा और ये खत्म हो जाएगा एक्रूवल, ठीक है। उसके बाद फिर या IAS 40 शुरू करेंगे या IAS 23 शुरू करेंगे, हाँ, या IAS 20 तो नहीं, IAS 40 या 23 में से कोई एक करेंगे, बोरिंग कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जी, हमने क्या बनाना है? रेंट एक्सपेंस का अकाउंट। हैंड वालों नजर आ रहा है? ओके, अच्छा 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 सा मार्कर मिल जाए तो और बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब स्टेप वन वी विल राइट ओपनिंग। सवाल तो पढ़ा ही नहीं हमने। मिस्टर उमर एक्वायर्ड आ शॉप ऑन रेंट ऑन 1 जनवरी 2008। द रेंट ऑफ ईच क्वार्टर इज पेड ऑन
सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ दैट क्वार्टर, क्वार्टरली रेंट इज 1000। ठीक है, अब चलो ये बनी हुई तस्वीर इसी को यूज़ कर लें, फिलहाल ये चेक करते हैं ना, इसको साइड पे रख दो, फिलहाल ये चेक कर लें। अच्छा, कहता है जी रेंट क्वार्टरली पे होता है और एरियर में होता है। क्यों मैंने बोला एरियर में? एरियर का मतलब क्या होता है? सर्विस पहले यूज करते हैं, किराया बाद में देते हैं। और एडवांस का मतलब होता है पहले पैसे देते हैं, सर्विस बाद में यूज करते हैं। तो एरियर का मतलब पहले बिल्डिंग इस्तेमाल, शॉप इस्तेमाल करेगा उमर, 3 महीने का किराया इकट्ठा लेता है वो मालिक की दुकान। ठीक है, पहले 3 महीने का किराया तीसरे महीने के आखिरी दिन भी ले सकता है, चौथे महीने के पहले दूसरे दिन भी ले सकता है। ये तो फर्क होता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो लेकिन ये फर्क दौरान साल तो कोई नहीं इतना मैटर करता। देखो, जनवरी फरवरी मार्च का किराया 31 मार्च की शाम को ले या 1 अप्रैल की सुबह ले, कोई मसला नहीं। अप्रैल मई जून का किराया 30 जून की शाम को ले या 1 जुलाई की सुबह ले, कोई मसला नहीं। जुलाई अगस्त सितंबर का किराया 30 सितंबर की शाम को ले या 1 अक्टूबर की सुबह ले, कोई मसला नहीं। लेकिन दिसंबर वाला क्वार्टर यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का किराया अगर 31 दिसंबर की शाम को लेगा तो फिर कुछ भी पेएबल नहीं है। और अगर उसने ना लिया और अगले साल 1 जनवरी को लेता है, 31 दिसंबर की शाम को ये पेएबल बन जाएगा। तो इसलिए ये डेट बड़ी अहम हो जाती है, फिर एक दिन भी बहुत फर्क डालता है। ओके, खैर कहता है कि 1 जनवरी को किराए पे ले ली बिल्डिंग और रेंट हर क्वार्टर का पे किया जाता है सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि 31 मार्च की बजाय 1 नहीं 2 अप्रैल को दे देते। ठीक है, और किराया क्वार्टरली गिवन है कितना? 1000। अब अपने स्टेप्स को फॉलो करना है। अब ये थोड़ी सी ना प्रैक्टिस है, इसको करके हम ये 4 स्टेप्स पक्के कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है डाटा हमेशा ऐसा हो कि क्लोजिंग पेएबल पहले निकल के एक्सपेंसिव बैलेंसिंग निकले। आप बड़े होंगे ना, जब एनपीओ के टॉपिक में, कैश फ्लो के टॉपिक में जहाँ यूज़ करेंगे सही तरह से जाके इनको, वहाँ पे अक्सर कभी कुछ कैश फ्लो के टॉपिक में इनकम की फिगर दे दिया करेगा, कैश हम निकाला करेंगे। एनपीओ के टॉपिक में जाके कैश दे दिया करेगा, हम इनकम एक्सपेंस निकाला करेंगे। तो ये तो होगा। ठीक है, लेकिन आप फिलहाल प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये 4 चीज़ें पक्की तो हो जाएं कि जो 4 चीज़ें नॉर्मली इस अकाउंट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो वैसे 4 नॉर्मल चीज़ें क्या आती हैं? इस लेजर में बताया था, ओपनिंग, क्लोजिंग, एक्सपेंस और कैश। ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और एक्सपेंस या इनकम, चलो इनकम भी छोड़ो, एक्सपेंस ही बोलो। ठीक है, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर। ठीक है, तो स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग। वो दुकान ही 1 जनवरी को किराए पे ली है, तो कोई ओपनिंग प्रीपेड पे 1 जनवरी को भी पैसे दे देना भाई, तो वो भी ओपनिंग नहीं है, वो उस दिन की एंट्री है। ओपनिंग का मतलब क्या है? पिछले साल में क्लोजिंग था जो इस साल का ओपनिंग बना। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने ओपनिंग लिखना है 2008, तो 1 जनवरी 2008 पर ओपनिंग प्रीपेड क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ पेएबल है ओपनिंग? वो भी नहीं है। ओहो, अभी पहला दिन है, बल्कि पहला सवाल है, आगे मैं नहीं लिखूंगा, ये ब्रॉड डाउन लिखा करूंगा बस। ओपनिंग, भाई प्रीपेड पेएबल क्यों लिखे? बस ब्रॉड डाउन इधर लिखेंगे तो मतलब एसेट साइड पे ओपनिंग पड़ा तो प्रीपेमेंट है, और इधर लिखेंगे ओपनिंग तो ये लायबिलिटी साइड पर है तो पेएबल है। बस ठीक है, बीडी सीडी लिखेंगे बस। स्टेप 1 हो गया जी, वी विल राइट ओपनिंग, मैंने लिख दिया ओपनिंग, पर्चे में ना लिखने बैठ जाना करना हो तो। ओके, स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। अभी पहला दिन है ना इसलिए, ठीक है, वी विल रिकॉर्ड कैश। और पेमेंट अलग अलग हो रही है, चलो अलग अलग कर लेते हैं। पहला सवाल है, वैसे इकट्ठी भी कर सकते थे, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च का किराया 2 अप्रैल को, अप्रैल मई जून का किराया 2 जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर का 2 अक्टूबर को, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पे नहीं हुआ। नहीं 2 जून हमारे साल से बाहर चला गया। ठीक है, 2 जनवरी वट एवर, मुझे क्या, तो जनवरी फरवरी मार्च का किराया 2 अप्रैल 2009। ओहो, इस तरफ तो कैश आता ही नहीं, कैश तो इस तरफ आता है। तो कोई नहीं, बचपन वाली बात दिमाग में ले आनी है, ये चीज आगे जाके काम देगी, आज से आदत बनाओ। कैश पे होना है। एक्सपेंस के केस में अपने दिमाग के अंदर ये एंट्री करो, एक्सपेंस का लेजर डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, तो एक्सपेंस का लेजर डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से
ये मैंने जज्बाती होकर लिख दिया, पूरा 1000 क्वार्टरली रेंट, ठीक है। नेक्स्ट, फिर अब कैश जितना इस साल में पे हुआ है सारा रिकॉर्ड करो। मैंने कहा था कैश रिकॉर्ड करते हुए रेंज नहीं देखनी, कैश रिकॉर्ड करते हुए देखना है हमारे साल में पे हुआ या नहीं। तो अब अगला अप्रैल मई जून का किराया 2 जुलाई को एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 1000 से, और फिर 2 अक्टूबर पर जुलाई अगस्त सितंबर का किराया। लो जी, स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। को मसला लग रहा है, कोई कंफ्यूजन तो पूछ लो बेटा। आई एम इन नो रश एट ऑल, मुझे कोई जल्दी नहीं है आपको पढ़ाने की, सुकून से 2-4 फरवरी तक पढ़ा दूंगा आपको। 31 जनवरी कहा हुआ वैसे? अच्छा जी, कर सकते हैं, इकट्ठी एंट्री कर सकते हैं। मैं ज़रा अभी आपको सिखा रहा हूँ इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक पर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, मुझे पता है, लेकिन कोई नहीं, खैर है, फिर पढ़ लें ज़रा जी। ये 3000 इकट्ठा भी लिख सकते थे आप, फिर डेट नहीं लिखनी थी साथ, बस लिख देते कैश। नेक्स्ट, लेकिन अभी क्योंकि लेजर उसने रिक्वायर किया हो, मैं डेट वाइज ही चल रहा हूँ, ओके। वो जब एडजस्टमेंट वर्किंग में जब करना हो तो फिर डायरेक्ट कर लिया करना। नेक्स्ट जी, स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश, तो हो गया, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। अब क्लोजिंग निकालना है तो मैंने कहा था पेमेंट आखिरी पकड़ लेना, ठीक है, और उसकी रेंज चेक करना, क्योंकि नॉर्मली जो पहली पेमेंट्स हैं वो पहले अरसे से रिलेट कर रही होती। जैसे इन 3 महीनों का किराया लिख दूं, ये पर्चे में नहीं लिखना, लेकिन अभी लिख लेते हैं पर्चे में, बस प्रैक्टिस करते जाए ना। ये पहला किराया जो यहाँ पर पे हो रहा है, यहाँ पर 1000 का, ये इसकी रेंज क्या है, यहीं तक ही है, 31 मार्च तक, ऐसे ही है। उसके बाद यहाँ पे एक किराया पे हो रहा है 1000 का, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहीं तक। उसके बाद फिर एक किराया यहाँ पे हुआ है, इसकी रेंज 30 सितंबर तक की है। और ये जो बेचारे हैं किस्मत के मारे हैं, कौन कौन से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 का किराया पे नहीं हुआ। तो यही तो आपको कहा था कि आपने आखिरी पेमेंट को पकड़ना है और उसकी रेंज देखनी है। अगर तो वो हमारे साल से पहले फॉल शॉर्ट हो जाए तो क्लोजिंग में पेएबल, और अगर वो हमारे साल का सीना चीरती हुई आगे निकल जाए तो क्लोजिंग में प्रीपेड। अब इसके हालात क्या हैं, ये तो यहाँ तक की पेमेंट हुई है बस, उससे आगे की पेमेंट नहीं हुई, तो क्लोजिंग डेट पे क्या आ जाएगा, पेएबल। तो क्लोजिंग पेएबल तो इस तरफ आएगा, जख्म तो वैसे ही नहीं आना, सॉरी जी। यहाँ पे क्या आता है, एसेट आता है। क्लोजिंग बैलेंस अगर एसेट हो तो 31 दिसंबर 2000, यहाँ पर क्लोजिंग प्रीपेड आता है, और आज प्रीपेड का तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग में क्या है, पेएबल। पर्चे में जो जीरो हैं वो नहीं लिखने, ये अभी प्रैक्टिस चल रही है, कल जो करवाया था उसका ज़रा प्रैक्टिकली पक्का करा रहा हूँ बस आपको। 31 दिसंबर 2008 पर क्लोजिंग में है पेएबल। अब पेएबल जो है वो ऐसे निकालना सीख लो, 1000 किराया है, ये 3 महीनों का है। भाई क्वार्टर में कितने महीने होते हैं और साल में कितने क्वार्टर होते हैं, ये पर मंथ आ गया, और कितने महीने का पेएबल है, तो 1000 ही बनता था। मैंने ये इसलिए लिखवाया कि आपको अगले सवालों में इसकी हेल्प मिले, ठीक है। अगर रेंट जो एग्रीमेंट है उसका ईयर एंड मैच ना करें हमारे साथ, तो फिर ये फिगर चेंज हो जाएगी ना, जैसे अगले सवाल में हो गई होगी घर पे आपके, ठीक है। अब स्टेप 1 ओपनिंग लिखा, स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड किया, स्टेप 3 क्लोजिंग कैलकुलेट किया, स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस मैं सिर्फ लिख देता हूँ, पता है कौन सा, रेंट एक्सपेंस। बैलेंसिंग फिगर निकल आई, और ये कहाँ जाते होता है, एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो आपको ज़बानी भी पता लग रहा था, आसान सवाल है ना, अभी तो ज़बानी भी पता लगता है, आपको ज़बानी भी पता लग रहा था कि ये अगर क्वार्टरली रेंट 1000 रुपये है, यानी कि 3 महीनों का 1000 है, तो साल में 4 क्वार्टर हैं तो
4,000 किराया बनता है ना, क्योंकि यकम जनवरी को इसने प्रॉपर्टी किराए पे ले ली थी, पूरा साल प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, तो पूरे साल का रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो कितना बनता है? 4,000। अब ये अप्रोच खुद ब खुद आपका रेंट एक्सपेंस भी सही कर देगी, और ये अप्रोच खुद ब खुद आपकी बैलेंस शीट के अंदर 1,000 रुपये की लाइबिलिटी को भी बुक कर लेगी। ठीक है, अब तरतीब क्या हुआ करेगी हमेशा के लिए, पीएनएल वाली फिगर पीएनएल में ले जाया करोगे, और बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंसेस जाया करते हैं। पेएबल होगा तो करंट लायबिलिटी में ले जाया करोगे, और अगर प्रीपेड होगा तो करंट एसेट्स में, या अगर उसकी नेचर नॉन करंट है तो वो अलग बात है, वो फिर सवाल स्पेसिफिकली बताएगा। बाय डिफॉल्ट ये करंट ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं। एक्सट्रैक्ट्स तो आपको पता है हमने हर टॉपिक में ही बनाने होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सवाल एक्सट्रैक्ट्स का भी पूछ लेता होता है। तो पूछा अभी इसलिए नहीं है कि जो उसने एक्सट्रैक्ट्स वाले सवाल पूछे हुए हैं ना, उसमें सिर्फ IAS 16 नहीं है, तो मैं IAS 40 पढ़ा लूँ, IAS 20 पढ़ा लूँ, IAS 23 पढ़ा लूँ, तो फिर एक्सट्रैक्ट्स वाले सवाल एकदम से अनलॉक हो जाएंगे। अभी रुके हुए हैं वो इन्हीं की वजह से। एक IAS 16 नहीं, 2-3 चीज़ें मिक्स होकर आती हैं। अभी कहाँ, अभी तो इब्तिदाई इश्क है जी। रेंट एक्सपेंस डरा नहीं रहा हूँ, इधर ही साथ ही हैं, इंशाल्लाह करेंगे। वो सवाल कुछ भी नहीं है, आप कर लेंगे। ये नहीं कह रहा कि आपसे होंगे नहीं, लेकिन ये कह रहा हूँ कि होता बहुत कुछ है। ठीक है, पढ़ते रहना रोज जी। रेंट एक्सपेंस 4,000 एक्सट्रैक्ट्स है ना, तो पूरा वो सेल कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखना शुरू करते हैं। अब ये पीएनएल ही लिखें, ये पीएनएल ही लिखें। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम अभी पूरी हुई नहीं, OCI पढ़ाना है आपको। बच्चे कहते हैं सर, हम सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ऑनलाइन में शायद कोई बच्चा कह रहा था सर आप OCI का नाम लेते हैं, आपने नहीं पढ़ाना तो ना लें। सही कहते हैं वैसे तो। पीएनएल का पीएनएल ही रखें फिलहाल, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर्चे में वो पूरा लिखना फिर, अनलेस कि वो खुद ब्रैकेट में SOFP कह दे। ये भी एक्सट्रैक्ट्स है। नॉन करंट एसेट या करंट एसेट? करंट लायबिलिटी। अच्छा, क्लोजिंग में पेएबल है, रेंट पेएबल। ठीक है जी, 1,000। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा, हैं क्लोजिंग प्रीपेड में? बेटा कहाँ से आ रहा है सवाल? हाँ जी, ईयर एंड के बाद बेटा पेमेंट होनी है। 3 महीने हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगले की बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली है, दुकान इस्तेमाल कर ली है। अगर आज ये बिल्डिंग छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, तो ये 3 महीने का किराया देना पड़ेगा आपकी, तो ऊपर ये एक्सपेंस तो बुक करना पड़ेगा ना। अब वो ईयर एंड के ऊपर पे नहीं किया हो तभी तो पेएबल है। प्रीपेड का तो चक्कर ही कोई नहीं ना। प्रीपेड तो तब होता जब हम एडवांस में किराया दे रहे होते और अगले साल का इस साल में पे कर दे। अगले सवाल में आएगा, देखो ध्यान से देखो, जल्दी कर लो। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है किसी और का? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो काम दा काम भी कर लीजिए कोई। मिस्टर अबसार एक्वायर्ड अ शॉप ऑन रेंट ऑन यकम फरवरी। अब जबानी करेंगे, ठीक है। द रेंट पर मंथ इज 500 एंड क्वार्टरली पेमेंट ऑफ रेंट इज मेड इन एडवांस स्टार्टिंग फ्रॉम यकम फरवरी। डाटा है, जिस तरह मर्जी दे दे, स्टेप्स को नहीं जोड़ना। अब वो क्या कह रहा है, एक तो रेंट एग्रीमेंट यकम फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, दूसरा रेंटल पर मंथ दे दिया, तीसरा कह रहा है पेमेंट क्वार्टरली ही होती है। लेकिन इस बार वो नॉर्मल काम जो आपके साथ हमेशा होता है, यहाँ फ्लैट में, हॉस्टल में, घर किराए पे ले, वहाँ पे हमेशा एडवांस में चलता है। कभी कभी एरियर वाला काम होता है, एडवांस में रेंट लेते होते हैं टेनेंट्स से लैंडलॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल वाला काम ये कह रहा है कि जी हर 3 महीने का किराया इन्होंने एडवांस में लेना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर, रिक्वायरमेंट जरा बता दें पढ़ के। रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाना, मार्कर दिखाओ यार, चखाओ कोई और मार्कर।
ओके, वी विल राइट ओपनिंग, पर मसला क्या है, यकम फरवरी को हमने ये शॉप ली है किराए पे, तो यकम फरवरी पर तो यकम जनवरी पर साल के स्टार्ट में तो कुछ ओपनिंग में प्रीपेड पेबल हो ही नहीं सकता। तो बस ठीक है, अब लिख लेते हैं इस दफ़ा भी, ये 2008 ही है, बस यहाँ ब्रॉड डाउन हो गया। अब एसिड साइड पे ब्रॉड डाउन का मतलब प्री पेमेंट, कोई मसला तो नहीं, लिख लूँ यकम जनवरी 2008 पर ब्रॉड डाउन, कोई नहीं, पेबल भी नहीं है, प्रीपेड भी नहीं है, ठीक है, डन। नेक्स्ट वी विल रिकॉर्ड कैश, ज़बानी अब बस टाइमलाइन नहीं बनानी, अब बड़े हों थोड़ा थोड़ा साथ साथ। फरवरी को, यकम फरवरी को ये शॉप किराए पे ली और 3 महीने फरवरी मार्च अप्रैल का किराया यकम फरवरी को पे होगा। ओके, सो यकम फरवरी 2000, ओहो कैश किस तरफ आता है, एक्सपेंस के लेजर में कैश को जरा सोचो किस तरफ आता है, ये 9 पर्चे में गलती हो जाए तो एक्सपेंस से डेबिट कैश क्रेडिट, तो एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पे आता है। तो यकम फरवरी 2008 पर कैश क्यों 500 पर मंथ है और हमने क्वार्टरली किराया पे करना है तो 1500 आ गया, ठीक है, ये फरवरी मार्च अप्रैल का किराया। फिर मई जून जुलाई इन 3 महीनों किराया यकम जी, ओ यकम 2 लिख लो, वैसे यकम है, इससे क्या फर्क पड़ता है जी, कैश 1500, फिर मई जून जुलाई हो गया, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर का यकम एडवांस ले रहा है वो भाई 1500, और फिर ये अगस्त सितंबर अक्टूबर का कराया था, अब नवंबर दिसंबर और अगले साल जनवरी का किराया, ये किस दिन पे होना है, यकम नवंबर को, कितना 1500। तो भाई कैश रिकॉर्ड करते हुए नहीं सोचना कि सरसे से रिलेट करता है, अंधाधुन हमारे पीरियड में पेमेंट हो गई रिकॉर्ड करो, ठीक है। अब आखिरी पेमेंट को पकड़ो, ये रही, इसकी रेंज चेक करो, नवंबर दिसंबर और अगला साल जनवरी। अब ये 3 महीने किराए में से 2 महीने तो हमने सर्विस यूज अप कर ली, वो तो एक्सपेंस बनना चाहिए, लेकिन जो 1 महीना अगले साल जनवरी वाला है वो तो प्री पेमेंट नहीं है, तो प्री पेमेंट क्लोजिंग इस तरफ आएगी, नहीं आएगी, अच्छा लिखने तो दो मुझे जरा, पहला दिन है, अभी सीडी भी लिखना छोड़ दूंगा फिर यहाँ नहीं होगा तो, ठीक है। क्लोजिंग पेबल पिछले स्टेप में लिखा ना, इस बार सीडी कर दिया, अगली बार गायब कर दूंगा जहां नहीं होगा तो, ठीक है जी। 31 दिसंबर 2008 पर क्लोजिंग प्रीपेड आ रहा है जी, आप क्या है, अब सीडी लिखें बस, ऐसे आपने लिख भी लेना है जी। अब बच्चों 1500, मैं वैसे तरीका सिखा रहा हूं, वैसे 500 सिर्फ आना है, लेकिन 1500 किराया अगर उसने यूं दिया होता पर क्वार्टर, तो मैं कहता जी इसको डिवाइड करो 3 से, पर मंथ आ जाता, कितने महीने का किराया प्रीपेड है, अगले 1 महीने का। वैसे ये 500 गिवन था, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट आप लिख लेना, मैंने सिर्फ समझाया है कि कभी वो ऐसा भी करेगा, एनुअल किराया देगा, 6 मंथली देगा, क्वार्टरली देगा, तो हमने कैसे निकालना है, ठीक है, सही है, और डायरेक्टली लिख देता हूँ, फिर अब समझ आ गई है। अब जी अच्छा वैसे सोचो, अगर 500 पर मंथ है, 500 पर मंथ है, तो 11 महीनों का कितना बनेगा 5500। अब ये तो आपने दिमाग में सोचा है ना, इस अप्रोच से ये ऑटोमेटिकली निकलेगा, देखते हैं कैसे, ठीक है। स्टेप 1 ओपनिंग लिखा, स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड किया, स्टेप 3 क्लोजिंग निकाला, वो भी गिवन ही था खैर, ठीक है, लेकिन चलो दिल कर रहा है वैसे लिख दूं ताकि आपको ये लगे हाँ निकाला हमने ये, ओके। अब स्टेप 4 कैश बैलेंसिंग फिगर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगी और वो एक्सपेंस की फिगर होगी, ठीक है। अब बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रही है, कितनी 55, वही 5500 आ गया ना, ये एक्सपेंस की फिगर आ गई। एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस, हाँ पहले दिन बताया था, इकट्ठा कर दिया है, ये जो निकल के प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। एक्सपेंस के लेजर में कैश भी है, ओपनिंग क्लोजिंग भी है, एक्सपेंस की फिगर भी है, यही तो सिंगल अकाउंट अप्रोच है, ठीक है।
जी बैलेंसिंग आ गया और छा गया, ठा करके प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। जी क्या ये वर्किंग है ना बेटा, ये वर्किंग ही तो है, ये वर्किंग है। 0 प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ये वर्किंग है। P&L रेंट एक्सपेंस 5500, एक्सपेंस है सर नेगेटिव करें, वैसे लिखा तो हुआ था। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप करंट लायबिलिटीज में करंट एसेट्स प्रीपेड रेंट जी 500, ठीक है। तो बस पक्का रखना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाया करेगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। ओके नाउ कोई मसला? अब ट्रायल वाले सवालों की तरफ हो। लोन वाले सवाल अब कल करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं कल ही करेंगे। हाँ तो अब फिर जाहिर सी बात है टेस्ट में भी लोन वाला नहीं दे सकूंगा, बूटियां लगवा रहा हूं आपसे। जी बच्चों, फिलहाल उसी रूल के मुताबिक जो मैंने आपको बचपन वाला लिखवाया था, फिर इंशाल्लाह उम्मीद तो है मैं 5-1 मिनट के अंदर आपके साथ बात कर लूँगा टाइप्स ऑफ ट्रायल्स की। तो फिर शायद आपको मैं प्रूव भी कर दूं कि ट्रायल में पेड की फिगर क्यों बोल रहे थे हम, और कब पेड की होगी कब पेड की नहीं भी हो सकती। लेकिन फिलहाल जो 99% केसेस में होता है और जो बचपन से आपने सीखा है वही मैं भी बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको जाते जाते बताया था, ट्रायल में तो हमेशा पेड की फिगर होती है। ट्रायल में कौन सी फिगर होती है? पेड की। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। वो कहता है फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम ट्रायल, रेंट एक्सपेंस डेबिट साइड पे नज़र आ रहा है। ये वही है जो मैंने आपको बताया था कि जब एंट्री होती है रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो फिर वो एक्सपेंस की फिगर क्लोजिंग कोई लिख देते हैं, कोई P&L लिख देते हैं। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? वहाँ से निकल के उसने कहाँ आना है? ट्रायल में। तो ये वही फिगर है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि ट्रायल में कौन सी फिगर होती है जी? पेड की। क्वेश्चन नंबर 7, रेंट एक्सपेंस का लेजर बनाने का कह रहा था। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2008 का ट्रायल है और वो कह रहा है रेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाओ और एक्रूड रेंट, ओइंग रेंट, पेएबल रेंट ऑन 31 दिसंबर 8 उसने बता दिया कितना है, 12,000, ठीक है। अब स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग। है कोई सवाल में गिवन? खुद से अज्यूम कर लें क्लोजिंग है तो ओपनिंग भी होगा? नहीं, जब तक सवाल खुद ना बताए हमने ओपनिंग अज्यूम, हो सकता है हमने ये बिल्डिंग ली ही इसी साल हो, इसलिए ओपनिंग नहीं है तो नहीं लिखा। 0 लिखूं या रहने दूं? ना लिखूं। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। अब कैश नाम से नहीं आ रहा आज, लेकिन रेंट एक्सपेंस के बारे में क्या बताया था? ये ट्रायल में पड़ा है ना, तो ये कैश पेड ही है, ठीक है। तो कैश पेड की फिगर है। बस ये फर्क होता है कि डबल एंट्री होकर यहां पे पहुंची हुई है ये फिगर। अगर कैश का लेजर सामने ओपन भी कर लो ना तो डबल एंट्री नहीं करनी। रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हुआ था, ऐसे हुआ होगा ये असल में ड्यूरिंग द ईयर, ये ऐसे हुआ पड़ा है असल में। रेंट एक्सपेंस का लेजर इन्होंने बनाया, इन्होंने एंट्री की रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 90,000 से, और साल ख़त्म हो गया, ये क्लोजिंग इन्होंने लिखा 90,000, ठीक है जी। और ये लेजर क्लोज हो गया, ट्रायल में चला गया। क्लोजिंग ऑफ लेजर, बैलेंसिंग ऑफ लेजर, ये ट्रायल में जाता है। अब ये डेबिट बैलेंस है लिखा क्रेडिट साइड पे, वो डेबिट बैलेंस है, तो रेंट का लेजर बना और ये 90 उसमें रेंट का जो है उसने लेजर में से निकल के आ गया, ये रेंट एक्सपेंस ट्रायल के अंदर डेबिट साइड, ठीक है ना। असल में तो ये हुआ पड़ा है। अब ये यही क्यों है
ये कैश ही क्यों है ये तो मैं बाद में प्रूव करूंगा, फिलहाल मैंने कहा है कि ये यही होता है। कब ये नहीं होगा वो प्रूव अभी बाद में करना है। अभी जो 99% केसेस होते हैं वही सामने आपके, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, कैश पेड की फिगर क्या है, और डबल एंट्री से बाद, यानी कि ये काम इस तरह से हुआ होगा। और पीछे चलते हैं, बाबर को 1 मिनट जरा मिटा देते हैं। पता नहीं कैश के अंदर और बहुत कुछ चल रहा होता है, ओपनिंग होगा कुछ पता नहीं, वो भी फिर बहुत सारे डेबिट्स और बहुत सारे क्रेडिट्स, और ये बीच में आ रहा है रेंट एक्सपेंस कितना, ठीक है, और भी बहुत कुछ चल रहा होता है। तो ये डबल एंट्री हो चुकी होती है, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। कैश क्लोजिंग भी ट्रायल में पड़ा होता है, ये सारे क्लोजिंग, तो ये मैं कह रहा, ठीक है, डबल एंट्री हो चुकी है। अब अगर आपने इसको प्लेस करना है ना तो सिर्फ एक जगह, यानी अगर यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना तो इसको उठाएंगे सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, डबल एंट्री नहीं होगी, ट्रायल वाली फिगर की डबल एंट्री नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कहा जी, ट्रायल में तो पेड की फिगर पड़ी होती है, तो ये एक्सपेंस के लेजर में कैश पेड किस तरफ आना है, ये ज़रा रिवाइज कर, एक्सपेंस डेबिट तो कैश क्रेडिट, यानी एक्सपेंस के लेजर में कैश की फिगर जो होती है वो डेबिट साइड पे आती है। तो ये कैश लिख दिया मैंने, लेकिन मैंने साथ ही ये भी लिख लिया एज पर ट्रायल। पूरा नहीं आना, एज पर ट्रायल, ट्रायल से उठाया मैंने ये कैश, इसलिए मैंने लिख दिया ये कि कहीं आप डबल एंट्री का ना सोचें, कहीं ज़रूरत पड़ जाए तो सवाल में एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हो आप कैश में भी ये एंट्री कर रहे हो, नहीं भाई नहीं। ट्रायल वाली फिगर में डबल एंट्री हो चुकी होती है, सिंगल इम्पैक्ट आता है। बचपन में उस्तादों ने सिखाया होगा आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हुए कि ट्रायल वाली फिगर एक इम्पैक्ट वाली होती है, ट्रायल के बाद वाली जो है उसकी डबल एंट्री होती है, ठीक है। तो कितना आ गया, 90,000। उसके बाद क्लोजिंग में प्रीपेड भी हो सकता है और पेबल भी। स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, चलो लिख ही लें ज़रा। स्टेप 1 वी विल राइट ओपनिंग, कोई नहीं है, ना प्रीपेड है ना पेबल है। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश, मिल गया हमें ट्रायल से, कर लिया रिकॉर्ड हमने कैश। स्टेप 3 वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग, लेकिन उसने कहा कैलकुलेट मत करो, मैं बताता हूँ। क्लोजिंग डेट पर एक्रूड रेंट है, यानी ओइंग रेंट है, यानी पेबल है, कितना, 12,000। तो क्लोजिंग डेट पर पेबल है जो कि इस तरफ आएगा, इस तरफ, सॉरी पहले मैं सही तरफ लिख जी, कितना, 12,000 जी। तो स्टेप 4 में बैलेंसिंग फिगर निकलेगी एक्सपेंस की 1,02,000। भाई लॉजिकल सी बात भी है ना, आपने एक खर्चा कर लिया है, पे नहीं किया तो आपका खर्चा तो है ना, एक्सपेंस तो बनना चाहिए, पे नहीं हुआ तो उसके ऊपर कैश की पेमेंट तो वैसे भी हमारा डिसाइडिंग क्राइटेरिया नहीं होता। तो पीएनएल के अंदर रेंट एक्सपेंस जो नज़र आएगा वो 90,000 नहीं आना चाहिए था, तो इस एडजस्टमेंट से रेंट एक्सपेंस सही हो गया। और बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटीज में रेंट पेएबल आ जाएगा, कितना जी, 12,000। एक्सट्रैक्ट्स की समझ आ रही है, क्योंकि ये वो काम है जो आप इंट्रो में करके आते हैं, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी आपने बनाई होती है ना। हाँ एक्सपेंस ही, सॉरी, तो मैं वही तो कह रहा था आपको, मैं कहते कहते लिख हो गया, मैंने कहा कैश पेड की फिगर नहीं आएगी और मैं वो लिख गया। जी बिल्कुल, एक्सपेंस की फिगर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में, सही फरमा रहे हैं आप। और ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी, फ़ायदा क्या फिर इस टॉपिक के पढ़ने का जो हमने ये कर दिया। ये कहानी है जी, ट्रायल में कैश पेड की फिगर थी, ट्रायल से इसको उठाया इस लेजर में लाए, क्योंकि एक्रूअल की एडजस्टमेंट होना बाकी थी, वो एडजस्टमेंट की तो एक्सपेंस निकल आया। अच्छा, अब वो वाली बात भी यहाँ पे करते चलें कि ट्रायल में पेड की फिगर होती है, ट्रायल में पेड की फिगर होती है, और ट्रायल की वाली जो फिगर है वो सिंगल इम्पैक्ट लेकर आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जबकि ट्रायल के बाहर वाली की डबल एंट्री होना होती है। अब ट्रायल के बाहर वाली फिगर की जो डबल एंट्री होनी थी, तो ये रेंट ओइंग एक्रूड वगैरह ट्रायल के बाहर नहीं लिखा हुआ, गौर फरमाएं तो ट्रायल तो ऊपर ख़त्म नहीं हो गया बच्चों, देखो बोलो, ये ट्रायल तो ख़त्म हो गया,
ये तो उसके आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे होती है वो दी हुई है, तो इसकी तो डबल एंट्री बनती थी। क्या हमने की है डबल एंट्री? हमने डबल एंट्री की है। कैसे? ये असल में डबल एंट्री हुई पड़ी है। रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट। कैसे? उसको छोड़ो, मैं आपको ट्राई करा देता हूँ, बता देता हूँ कि ये काम इधर लेजर की बजाय डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हम लेजर से ही करेंगे क्योंकि ये तो आसान सवाल है ना। ठीक है, इधर देखो, मैं फिर मिटा दूंगा दोबारा। जी बच्चों, सवाल के अंदर गिवन है 90,000 गिवन है जी, रेंट ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड है। अब वो कहता है ये रेंट के ऊपर कि जी 1200 रुपये, 12,000 रुपये तो अभी तक पेएबल है। तो आपने कहा अच्छा पेएबल की एंट्री तो होती है एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो आपने कहा जी अभी एंट्री कर लेते हैं। एक्सपेंस डेबिट मतलब एक्सपेंस को बढ़ा लो और पेएबल बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में जाके शो कर दो। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये 1,02,000 हो गया एक्सपेंस में और ये 12,000। तो यही मैंने किया हुआ है। तो दरअसल ये तरीका है, डबल एंट्री हो जाती है इससे कि हम ये तो बैलेंस ही निकाल रहे हैं ना, ये निकल के बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट में जा रहा है, ये तो हमने खुद कैलकुलेट करके लिखा है। तो ये दरअसल एंट्री यही हो रही है, एक्सपेंस का लेजर डेबिट, पेएबल बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट हो रहा था। लेकिन आपने ऐसे नहीं सोचना, बस आप अपनी अप्रोच पे रहें, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल ये वाला काम। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बस ये लेजर बनाएंगे, इसमें से जो पीएनएल वाली फिगर है वो पीएनएल में चली जाएगी और जो बैलेंस शीट के अंदर है वो क्लोजिंग ने जाना है। देख लोगे कि वो पेएबल है या प्रीपेड। ठीक है, डन। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब बस बाकी सवाल मैं सिर्फ डिस्कस करना चाह रहा हूं ताकि आप दोबारा कर सकें, ठीक है। लेकिन उसमें जो पॉइंट हो वो बता दूं, और जहां फंसे होंगे वो सवाल हो भी जाएगा। यहां पर इंश्योरेंस बता दिया उसने, इंश्योरेंस भी तो एक एक्सपेंस ही है, रूल्स तो वही हैं, ओपनिंग कोई नहीं है, सवाल में गिवन नहीं है। ये पेड की फिगर है, ठीक है जी। और क्लोजिंग के बारे में कह रहा है इंश्योरेंस प्रीपेड है, पेड इन एडवांस। कितनी? तो बस आपने ऐसे ही लेजर बनाना है, कैश पेड की फिगर इधर आनी है और क्लोजिंग में इधर कुछ नहीं आना, इधर आ जाएगा। वही बैलेंसिंग फिगर, वही प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सारा कुछ वैसे ही। क्लोजिंग प्रीपेड है, करंट एसेट्स में आ जाएगा। इसमें कोई मसला नहीं हुआ होना सवाल में, ठीक है। कोई मसला नहीं हो सकता मैं कल आके फिर यहाँ से शुरू कर दूँ सवाल करवाने, वो मेरा मसला है। लेकिन आप लोगों को जहाँ कंफर्टेबल आप नहीं है वो मुझे बताएं, मैं वो सवाल करवाऊंगा अभी फिलहाल भी। तो ये आपका होमवर्क है स्टिल 9। ये सवाल शायद करवाना पड़े। नहीं, ये तो आसान लग रहा है, और ये तो बहुत आसान है, इसमें तो सिर्फ अप्रोच है। अच्छा सुने सुने, टाइप्स ऑफ ट्रायल कल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। फिलहाल तो इस रूल पे पक्के रहेंगे, ट्रायल में पेड की फिगर होती है। आपके पास ट्रायल में पेड की फिगर ही आनी है अगर आएगा ट्रायल। वैसे तो आपका ट्रायल आना ही नहीं है, एनपीओ के सवाल वैसे वो ट्रायल से भी बनवा लेता है। हाँ सही है, आना है, ठीक है, ट्रायल आना है। ट्रायल से एनपीओ का सवाल में आप इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाया करेंगे इंशाल्लाह, तो अच्छी बात है। फिलहाल ट्रायल में पेड की फिगर है, जिस ट्रायल में पेड की फिगर नहीं होगी वो मैं प्रूव करूंगा। 3 तरह के ट्रायल्स दिखाऊंगा, बेसिकली तो 2 तरह के हैं लेकिन 3 बना लेंगे, एक में जिसमें मतलब कुछ भी नहीं होगा वो भी बना लेंगे, ठीक है, ओके। तो फिलहाल ट्रायल में कैश पेड की फिगर है, ओके। अच्छा है, जरा असेसमेंट की तैयारी कर रही है आपने, तो ये कटा नहीं खोलते, कटा समझते हो, कटा सन ऑफ बफलो, वो नहीं खोलना, ठीक है। मज का सन, ओके। सुने, पश्तो में क्या कहते हैं मज को? मज होती नहीं पश्तो में, भैंस भैंस भैंस, मेख, मेखा। और कट्टे को क्या कहते हैं? तो यार वो तो बड़ा होता है, तुम छोटों को भी वही कहते हो। चलो चुप कर जाओ बस। अच्छा अब टाइम कम, 1-2 बातें फिलहाल मेरी बफलो ब्राउन समझो, और टाइम कम है, फिर कभी गप लगाएंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। मेखा मुझे याद रखवाना है, बात तुमने लिख लो, नोट करो। अच्छा ये अलग से एक किताब बनाओ। अच्छा जी, ट्रायल में पेड की फिगर होती है, ओके। अब इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड्स
पहले कहते जी ट्रायल के अंदर क्या है जी, इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट बनाओ। मैंने कहा जी अभी बना लेते हैं, ऐसे बनता है इंश्योरेंस एक्सपेंस का, इंश्योरेंस एक्सपेंस। स्टेप 1 ओपनिंग, नजर नहीं आ रहा, आ गया तो लिख लेंगे। स्टेप 2 कैश रिकॉर्ड करना है। ट्रायल के अंदर कौन सी फिगर होती है, कैश की, लेकिन ये ट्रायल वाली है, 1000 में लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड्स, इसमें कह रहा है पड़ा है, क्या पड़ा है, 90,000 एनुअल पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कवरिंग पीरियड फ्रॉम यकम अप्रैल 8 टू यकम अप्रैल 9। बच्चों वो कह रहा है इस साल में एनुअल पेमेंट हुई है 90 की। एनुअल मतलब सालाना, मतलब 12 महीने की। वो 12 महीने जो यकम अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2009 तक के हैं। यकम अप्रैल 9 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा ईयर एंड तो हो रहा है 31 दिसंबर 8 पे। इसका मतलब हमारे साल में इस 90,000 में से, इस 90,000 में से हमारे साल के अंदर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 9 मंथ्स एक्सपेंस हैं। और अगले साल के 3 महीने भी हमने अभी एडवांस में पे कर दिए। पेमेंट में कह रहा है इसमें पड़ा है इसमें 90, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोजिंग में प्रीपेड आएगा, ऐसे ही है। अब ये प्रीपेड कितना होगा, ये बेटा मैं इसलिए वो करवा रहा था जब मैं आपने मुझे मना कर दिया इधर से जी। ये 90,000 पूरे साल का है एनुअल। इसको अगर डिवाइड करेंगे 12 मंथ्स से तो पर मंथ आ जाएगा। अब कितने महीने प्रीपेड हैं, तो 3 मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, 22,000। अच्छा अब ओ 22 यार, ये 5 लिखो ना, शहजादे हो। अब बस स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड, वी कैलकुलेट क्लोजिंग। और स्टेप 4 बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दो। कितनी है मैं बताता हूं। बैलेंसिंग P&L वाला कितना, 87.5। P&L के अंदर इंश्योरेंस एक्सपेंस 87.5 है, और बैलेंस शीट में प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस है, बल्कि प्रीपेड इंश्योरेंस 22.5। अब यहाँ पे आके वो बात आती है जो आपको तकलीफ दे रही है, और वो बात ये है, सर उसने 110 में से 90 के बारे में कहा, बाकी 30 क्या होगा, बाकी 20 क्या होगा, 20 बनता है ना, बाकी 20 क्या होगा। प्रोबेबली पहले 3 महीनों का एक्सपेंस होगा। असल में ना यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है ये बात करने की, सवाल मेरा हो गया है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ आपको। अगर कभी इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास जाए ना, और आप कहें कि जी हम तो हमारा साल जो है वो यकम अप्रैल से 31 मार्च पे चलता है, तो आप हमें इस हिसाब से पॉलिसी दे दें, तो कहेंगे भाईजान हम इतने वेले नहीं हैं, हमारे हज़ारों कस्टमर्स हैं, कोई किसी ईयर एंड वाला है, कोई किसी ईयर एंड वाला है, कोई किसी ईयर एंड वाला है, हम हर एक को उसके हिसाब से पॉलिसियाँ देते रहे, तो फिर हम तो ये अकाउंटिंग करते हैं, कारोबार तो बंद कर दें। तो हमारा साल चलता है लेट्स से 1 अप्रैल से 31 मार्च, आपका जनवरी से दिसंबर वाला है, जुलाई से जून वाला है, या आपका अक्टूबर से सितंबर वाला है, हमारी बला से जो मर्जी है। हम आपको पॉलिसी देंगे तो यकम अप्रैल से 31 मार्च का साल होगा, तो हम कहेंगे अच्छा फिर हम 3 महीने ये कुछ ना करें, चले जाएं। अब गाहक तो वापस नहीं जाने देना, ठीक है, उससे क्या कहना है, नहीं नहीं आप फिलहाल 3 महीने के पैसे हमें वैसे पकड़ा दें, जनवरी फरवरी मार्च के 20 बनते हैं, तकरीबन 20 रुपये दे दें, और यकम अप्रैल से आपकी हम सालाना पॉलिसी शुरू कर देंगे, फिलहाल 3 महीनों के इतने पैसे दे दें। ये वो चक्कर हुआ होता है नॉर्मली ये तो पेमेंट जो है वो 110 रुपए की हुई होगी, इसके अंदर पहले 3 महीनों की पेमेंट हो गई होगी प्रोबेबली। अब वो रिकॉर्डेड है, कहां नजर नहीं आ रहा, वो 90 में इस 110 में 90 क्या है, जो एनुअल है, जो इस साल का है, जिसमें से 3 महीने प्री पेमेंट है, तो बाकी 110 इंश्योरेंस ही है ना, तो वो फिर कैश पेड है, वही एक्सपेंस है, प्रोबेबली पहले 3 महीने होंगे। मैंने कहानी बता दी, हालांकि जरूरत नहीं थी, रूल लगा, काम हो गया, ठीक है। टोटल उन्होंने इतना पेमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें से इतना प्रीपेड है, तो बाकी क्या है, एक्सपेंस है, वो पहले 3 महीनों का होगा। ओके अच्छा जी, अगले सवाल के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, जल्दी से देख लो। इंश्योरेंस एक्सपेंस है 50, वो कहता है इंश्योरेंस एक्सपेंस इंक्लूड्स 24 एनुअल पेमेंट फॉर 6 मंथ एंडेड। ये अब साल पूरे की नहीं है, 6 महीने की, तो इसको डिवाइड करोगे पहले तो 6 से, उसके बाद अब देखते हैं कि क्या पीरियड है। इंश्योरेंस है फॉर 6 मंथ्स एंडेड। ये एक्रूअल के अंदर ना बड़ा एक जबरदस्त तरीका है उसके लिखने का, हमेशा वो यूं लिखा होता है, ईयर एंडेड 30 जून 28,
30 जून 2028, चलो हाँ ठीक है, ईयर एंड जो 30 जून 2028 पे हो रहा है, तो हम कहेंगे ये वो 12 ईयर एंड वो 12 महीने जो 30 जून 28 पे खत्म हो रहे हैं, इसने यहाँ पे लिख दिया 6 मंथ एंडिंग 28 फरवरी 9। इसका मतलब क्या है, वो 6 महीने जो 28 फरवरी 9 पे खत्म हो रहे हैं, तो शुरू कब हुए होंगे, यकम सितंबर को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब हमारा साल है 2008, सही है, इनको दोबारा करना है, मैं तसल्ली से दोबारा करवा दूंगा, कल एक एक सवाल करा दूंगा, अगर आप लोगों की तसल्ली जरूरी है, ठीक है। लेकिन फिलहाल समझे तो सही लॉजिक क्या चल क्या रहा है, काम क्या हो रहा है, ठीक है। तो 6 महीने वो जो 28 फरवरी पर, मैंने कहा किताबें बंद करो, नमाज लेट कर देंगे, पौने पे चली जाएगी, बैठोगे इधर ही पौना घंटा और, अगर कल असेसमेंट ना होती तो। खबरदार किसी ने किताब आज के बाद बंद की मेरे कहने से पहले, बैग भी। अच्छा जी सुने, वो 6 महीने जो एंड हो रहे हैं 28 फरवरी 9 पर, तो शुरू कब हुए, यकम सितंबर 8 पे, हमारा साल 8 वाला है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसमें से 4 महीने एक्सपेंस हैं और 2 महीने प्री पेमेंट है। अब अगली बात फिर वहां पर आ गई, बाकी तो 26 की होना है भाईजान, वो फिर पहले सालों का होना है, हमें इससे क्या, एक्सपेंस है सारा उसने रिकॉर्डेड जो इंश्योरेंस में किया हुआ है, वैसे प्रॉबेबली यहाँ पे ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होगा भाई, अब पहले भी तो देखे ना, 4 महीने इधर है तो बाकी 8 महीने, हो सकता है उसके पैसे उन्होंने अलग से लिए हों, या कुछ और एक्स्ट्रा पैसे कुछ महीनों के पहले ले लिए हों। सवाल खामोश है तो खुद से क्यों अज्यूम करें हम कि ओपनिंग होगा, ये होगा, वो होगा, सिंपल रखें बात को, ठीक है। इस सवाल में किसी एडजस्टमेंट में मसला है तो वो बताएं, वैसे इसके अंदर अप्रोच वही थी, बस आपने क्या करना है, इस सवाल के अंदर डेट गलत है, ओके, 31 दिसंबर 2000, इसको सही कर लें जी, करेक्शन नीडेड, मैंने अपने लिए लिखा, आपने नहीं लिखना, आपके लिए नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा आप सुने, इसके अंदर आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 लेजर्स बनाने उसी तरह से, और ये ट्रायल है तो हर लेजर की कैश पेड वाली फिगर यहां से मिल रही है आपको, और हर एक के बारे में एंड पे अक्रूवल की एडजस्टमेंट है, वो ट्रायल के बाद वाली है, किसी का क्लोजिंग प्रीपेड निकला, किसी का क्लोजिंग पेबल निकलेगा। लेकिन जहां पे जो चीज नहीं लिखी हुई ना वो भी आप लिख लें, ऑल्सो प्रिपेयर रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स, और उसमें आपने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बनाकर लाने हैं, ठीक है। होपफुली आप बेटर फील कर रहे होंगे आज के एडजस्टमेंट के बाद, डिस्कशन के बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये सवाल करवाऊंगा जी। देखें जी प्लीज, आप, मैं ये पेन बेचता हूं, तो मैं ये पेन जब खरीदूंगा तो ये मेरी इन्वेंट्री है, बिकने से रह जाए तो इन्वेंट्री, और बिक जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल में डालूंगा। और अगर मैं ये बेचने के लिए नहीं रखे हुए, इस्तेमाल करने के लिए लेके आता हूं, तो है तो ये फिर भी मेरी इन्वेंट्री, जब तक मैं इस्तेमाल ना करूं। जो इस्तेमाल कर लूंगा वो एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, वो कॉस्ट ऑफ पेन कंज्यूम्ड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, यूज्ड। तो बिल्कुल वैसे ही लेजर बनना है इसका भी, एक्सपेंस स्टेशनरी का, लेकिन आप बस ये देखें कि स्टेशनरी का कोई भी एक्सपेंस जैसे होता है वैसे ही एक्सपेंस है। ट्रायल से कैश पेड की फिगर आ गई, जो पेबल है वो क्लोजिंग में आपका जैसे प्रीपेड होता था वो आपका ये एसेट नजर आ जाएगा, और यहां पर जो फिगर आएगी वो एक्सपेंस की होगी। ट्राई करना, कल करवाऊंगा, ये सवाल बड़ा अहम है, मैंने करवाना है। और जी और तो होमवर्क के अंदर ये सवाल ही हैं, इनकम को बिल्कुल नहीं छेड़ा मैंने, आज भी आपको कूल डाउन फेज दिया इसके अंदर, ठीक है। और तैयारी कर लीजिएगा अच्छे से, असेसमेंट में कोई फेल हुआ तो मैंने उसके वो हशर करना है कि वो रहती दुनिया लग याद रखेगा। असेसमेंट कल है इंशाल्लाह, IAS 16, IAS 36 और एक्रूवल का एक्सपेंस वाला हिस्सा वो आएगा, मुझे नहीं पता कितनी देर का होगा, प्रॉबेबली 1 घंटे की कोशिश करूंगा इसके अंदर ही हो। अल्लाह हाफिज।